नमस्कार। आज है 7 अगस्त, दिन सोमवार और वक्त हो गया है जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल, 136 दिन बाद संसद में दोबारा हुई एंट्री। विपक्षी सांसदों ने किया स्वागत। ट्विटर पर बदला बायो, कांग्रेस ने कहा नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत। चीनी फंडिंग को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी का आरोप। अनुराग ठाकुर बोले इनकी नकली मोहब्बत की दुकान, चीन से फंडिंग लेकर देश विरोधी एजेंडा चलाया। राज्यसभा में गृह मंत्री ने पेश किया दिल्ली सर्विस बिल। बीजेपी को बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस का साथ। कांग्रेस बोली दिल्ली में सुपर सीएम बनाने की कोशिश। 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का उद्घाटन। पीएम मोदी ने लॉन्च की भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष की नया ई पोर्टल। फर्जी विश्वविद्यालयों से सावधान, यूजीसी ने जारी की लिस्ट। कहा कई संस्थान नियमों के विरुद्ध छात्रों को थमा रहे फेक डिग्री। आज की कवर स्टोरी में बताएंगे एडमिशन से पहले छात्रों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान। देश में खाने की थाली पर लगा महंगाई का झटका। ग्लोबल एनालिटिक्स कंपनी क्रिसिल ने जारी किए आंकड़े। आज की कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। जानेंगे महंगाई पर कब लगेगी लगाम, बताएंगे कैसे महंगी थाली से हो रही है जेब खाली। बाजार में लगातार दूसरे कारोबारी दिन भी दिखी तेजी। सेंसेक्स 232 अंक चढ़ा, निफ्टी 232 अंक चढ़ा, निफ्टी 80 अंक चढ़कर 19,600 के करीब बंद। हमारा गोल है कि अभी 10,000 करोड़ हमने रेवेन्यू किया है एनुअलाइज क्वार्टरली। अभी 2.5-3 साल में, जो कि काफ़ी स्ट्रेच, काफ़ी लंबा चौड़ा गोल है कि हम इतना प्रॉफिट करेंगे। पहली बार मुनाफे में आई जोमेटो का 3 साल में 10,000 करोड़ प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने पहले हिंदी इंटरव्यू में ग्रोथ को लेकर जताया कॉन्फिडेंस। अनिल सिंघवी के साथ आज रात 8:56 पर देखिए पूरा इंटरव्यू। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो आज की कवर स्टोरी जुड़ी है आपकी और हमारी खाने की थाली से। बढ़ती महंगाई में ग्लोबल एनालिटिक्स कंपनी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारतीय रसोई में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह की थालियों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। बढ़ते टमाटर, अदरक, मसालों जैसी जरूरी चीजों के दाम एक आम आदमी की जेब पर कैसे और कितने भारी पड़ रहे हैं, इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वेज थाली जहां 34% महंगी हुई है, वहीं नॉन वेज थाली 13% तक महंगी हुई है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते टमाटर के दाम महंगी हुई थाली के पीछे की मुख्य वजह है। जुलाई में टमाटरों के बढ़ते दामों की वजह से थाली 3 बार अलग अलग टाइम पर महंगी हुई। 34% महंगाई हुई वेज थाली में। 25% दाम बढ़ने की वजह इसमें टमाटर हैं, और टमाटर के दाम जुलाई में 233% तक बढ़े हैं। टमाटरों का दाम जुलाई में 33 रुपए किलो से 110 रुपए किलो हो गया। इसके अलावा प्याज और आलू के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। प्याज 16% और आलू 9% महंगा हुआ। मसालों में मिर्च और जीरे के दामों में आसमान छूने वाली तेजी आई। मिर्च लगभग 70% और जीरा 16% तक महंगा हुआ। क्योंकि नॉनवेज थाली में ब्रॉयलर 50% से ज्यादा थाली का हिस्सा होता है, इस वजह से नॉनवेज थाली पर जुलाई के महीने में महंगाई का असर 13% पड़ा है। हालांकि वेजिटेबल ऑयल के दाम 2% घटने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। केंद्र सरकार 14 जुलाई से ही रियायती दर पर टमाटर की बिक्री कर रही है। टमाटर की कीमतों में महीने भर से जारी तेजी के बीच थोक व्यापारियों ने भी आने वाले दिनों में इस सब्जी के भाव 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाने की आशंका जाहिर की है। यानी आपकी थाली अभी और महंगी हो सकती है। लेकिन ये क्रिसिल का एनालिसिस जो है, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़ा डिटेल्ड है। घरों में सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि क्रिसिल की
रिपोर्ट में और डिटेलिंग क्या क्या है और प्रेडिक्शंस क्या क्या हैं मौजूदा सिचुएशन के एनालिसिस के साथ साथ, लेकिन आम लोग क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुनिए कि किसी भी तरह के ग्राहकों को राहत मिलते हुए जब नजर नहीं आ रही है। सब्जी की बढ़ती हुई कीमतें व्यापारियों और ग्राहक दोनों को परेशान कर रही हैं। ऐसे में मुंबई के लोग क्या कह रहे हैं, ये जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ पांडे ने। देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो है ग्राहकों को अभी भी जो है राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं मुंबई के एक ऐसे ही मार्केट में और आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से जो है सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। अगर सब्जी की कीमत की बात की जाए तो टमाटर की कीमत आज भी 200 रुपये से अधिक है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आपके चाय के चुस्की की स्वाद बढ़ाने वाली अदरक की कीमत जो है वो भी 200 के पार पहुंचती हुई नजर आ रही है। ग्राहकों और व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती कीमतों की वजह से उन्हें किसी तरह से जो है राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आइए सीधा व्यापारी और ग्राहकों से समझते हैं कि इस बढ़ती कीमत के ऊपर उनका क्या कहना है। सर, हम समझना चाहेंगे कि अगर सब्जी की कीमत की बात की जाए पिछले महीने में और अब में कितने रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है? आवक कम है, सेल ज़्यादा है और इसके लिए कैसा है, माल आ नहीं रहा। ये बीच में जो बाढ़ ओढ़ आया था, बारिश की वजह से सब फसल ख़राब हुई, इसके लिए 1 महीना कम से कम ऐसा रहेगा बाज़ार और उसके बाद भी कुछ रियायत होएगा। कम से कम 1 महीना टमाटर अदरक में तो कुछ कम नहीं होएगा। पहले 2.5 किलो लेते थे, अभी तो 1.5 किलो लेते हैं इतना महंगा है। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि जो हमारी रेट्स हम लोग लेते थे इट वाज लाइक इनसाइड 100 रुपीज़ के अंदर ही लेते थे, अब वो 2-3 टाइम्स हो गया है। बहुत महंगा है टमाटर, तो फिर सोच संभल के यूज़ करेंगे तो भी चाहिए तो सही। टमाटर के बिना भाजी में टेस्ट नहीं आता है ना। ग्राहकों और व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती दामों की वजह से उनका और उनके रसोई का दोनों का ही बजट बिगड़ते हुए नजर आ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार को उनके हितों में कदम लेने की और ज्यादा आवश्यकता है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट अशरफ के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली क्रिसिल में डायरेक्टर हैं पूषण शर्मा, इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। पूषण, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मॉनसून धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी रिस्क मौजूद है। क्या वजहें आपको नजर आ रही हैं? दीपक, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में 2 मेन क्रॉप सीजन्स होते हैं, खरीफ और रबी। और खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है ये पूरा जून से लेके सितंबर तक चलता है और सितंबर के बाद क्रॉप की कटाई होती है। तो कैसी बारिश होती है जून जुलाई में भी वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सोइंग वो करता है किसान इस समय क्रॉप को। जून में आपने देखा होगा कि बारिश काफी कम हुई है और जुलाई के महीने में 13% ज्यादा बारिश हुई है एक आम साल के मुताबिक। इस कारण से काफी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं क्रॉप्स पे, वेजिटेबल के प्राइसेस पे, जो कि काफी बढ़त हुई है इनमें। ये एक कारण है। दूसरा एक और कारण है कि जो इसके पहले का सीजन था, जो कि रबी सीजन, जो विंटर का सीजन है, वहां पर भी हमने देखा कि फरवरी के महीने में थोड़ी ज्यादा गर्मी हुई है और मार्च के महीने में काफी बारिश हुई है महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे रीजन्स में, इवन नॉर्थ में। इन कारणों से जो स्टॉक भी था लोगों के पास, फार्मर्स के पास, ट्रेडर्स के पास, उसमें भी या तो स्टॉक खराब हुआ है या उसकी क्वालिटी काफी डिटेरियोरेट हुई है या डैमेज भी हुआ है, जिस कारण से हम ये महंगाई देख रहे हैं। ओके, ऑलराइट। लेकिन एक चीज और है, इस बीच सरकार की तरफ से काफी कदम उठाए गए जो कि प्रीएम्प्टिव स्टेप कहे जा रहे हैं। राइस एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया जो काफ़ी चर्चा में भी रहा। यूएस और दूसरे देशों में तो हमने देखा कि काफ़ी वहाँ पर लोग परेशान भी हुए जो गैर बासमती चावल खरीदते हैं। इसके अलावा वीट पे भी हमने स्टॉक लिमिट लगाने की कोशिश की, कुछ और इंटरवेंशंस हुए। तो क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? इसका कोई इम्पैक्ट आप नहीं देख रहे हैं? इसका इम्पैक्ट आया है, कुछ क्रॉप्स में हम कह सकते हैं इसका इम्पैक्ट आया है। जैसे अगर आप राइस की बात करें तो पिछले महीने के मुताबिक सिर्फ 2% की बढ़त आई है राइस में। बट अगर आप देखें कि पिछले, इसमें काफी एग्रीकल्चर में पिछले सीजन में क्या होता है, उसका भी बहुत इम्पैक्ट आता है आने वाले सीजन में। तो पिछले के सीजन में राइस
करीब 4 से 5% कम प्रोडक्शन हुई थी राइस की। जो गवर्नमेंट ने डिसबर्समेंट किया है पीडीएस स्कीम के अंदर, उसमें क्योंकि वीट की प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट कम कर पाई थी, उस कारण से राइस का स्टॉक अगर आप देखेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुलाई के महीने में 20% कम है पिछले साल के मुताबिक। तो इस कारण से गवर्नमेंट इंटरवीन कर भी रही है राइस में, फिर भी जो सेंटिमेंट है, क्योंकि स्टॉक काफी कम है गवर्नमेंट के पास, पिछले साल वीट के जगह गवर्नमेंट ने राइस का बंटवारा किया था पीडीएस स्कीम के थ्रू। तो इन कारणों से इन स्टॉक्स जहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है वहां पर फिर भी हम बढ़त देख रहे हैं कुछ किस्म की। बट अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें, वहां पर आपको शायद पता है कि एमएसपी जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट क्रॉप्स के लिए नहीं होता, तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन थोड़ा कम रहता है। गवर्नमेंट फिर भी प्रोक्योर करके इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है, पर अगर आप देखें टोटल प्रोडक्शन से अगर आप कंपेयर करें गवर्नमेंट कितना मार्केट में माल ला रही है, वो काफी कम है मात्रा में। सर, एक आपको मोटा मोटा इस रिपोर्ट में जिस्ट नजर क्या आ रहा है? क्या ये टेम्पररी सिचुएशन है, सीजन इन्फ्लुएंस्ड ज्यादा है, या फिर जो बार बार कहा जा रहा है कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है तब से जो फॉरेन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है और वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और रह सकता है, तो एक ये शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है, या लॉन्ग टर्म, और इसमें हमारी घरेलू और सीजन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं, या ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ज्यादा है? क्या कहेंगे भूषण? दीपक, आपने दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, क्या ये इंपोर्टेड है और क्या ये सीजनल है, राइट? सो अगर हम बात करें ग्लोबल सिनेरियो की, हम कुछ कमोडिटीज में बहुत कनेक्टेड हैं ग्लोबल इकोनॉमी से, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, एडिबल ऑयल हो गया। इनमें हमारा बहुत इंटरलिंक है ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ। इन कमोडिटीज में डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन ग्लोबल फूड कमोडिटीज के साथ, इन्हीं कमोडिटीज के साथ काफी इंटरलिंक्ड है। वीट में आपने देखा होगा पिछले साल रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद ही काफी बढ़त आई थी, और हमारे किसानों ने, ट्रेडर्स ने गवर्नमेंट को बेचने के बजाय ओपन मार्केट में बेचा, क्योंकि वहां एमएसपी से बेहतर प्राइस मिल रहे थे। तो वो आप कह सकते हैं ग्लोबल फैक्टर्स के कारण था। राइस में दोनों का इंपैक्ट था, ग्लोबल फैक्टर और डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पिछले साल सितंबर के महीने में, अक्टूबर में भी काफी बारिश हुई थी, जब राइस की कटाई होती है उस समय राइस का प्रोडक्शन गिरा था, ये भी कारण है। और क्योंकि गवर्नमेंट के पास वीट की कमी थी और उसे राइस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, इसलिए भी इन्फ्लेशन आया है राइस में। तो राइस में कह सकते हैं दोनों का कंट्रीब्यूशन है, डोमेस्टिक एज वेल एज जो ग्लोबल इकोनॉमी है। बट आप अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो ये ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता हमारे कंट्री से। यहां पर क्लाइमेट का बहुत बड़ा हाथ रहा है। टमाटर की अगर हम बात करें, आज की तारीख में टमाटर अगर आप प्राइसेस देखें 140 रुपए पर केजी रिटेल मार्केट में मिल रहा है। बट आप अगर फरवरी के महीने में देखें तो फार्मर को इसके सिर्फ 2 से 3 रुपए मिल रहे थे। और कई फार्मर्स ऐसे थे जो ट्रैक्टर चलाना पड़ा उन्हें अपने लैंड में, क्योंकि हार्वेस्टिंग की कॉस्ट, कटाने की कॉस्ट ज्यादा थी। तो इस कारण से फार्मर ने कम टमाटर लगाया। उसके बाद बारिश के कारण जुलाई में काफी डैमेज भी हुआ है क्रॉप में। नॉर्दर्न मार्केट्स जहां पर वेदर अच्छा रहता है जुलाई के महीने में और टमाटर आते हैं दिल्ली जैसे मार्केट में, वहां कम आए हैं। इस कारण से प्राइसेस काफी बढ़े हैं। तो वेजिटेबल्स में लार्जली मैं कह सकता हूं कि डोमेस्टिक कारणों से ही और क्लाइमेट का काफी हाथ रहा है प्राइसेस बढ़ने का। ऑलराइट, अब आपका जो जी प्लीज कंटिन्यू। आप दूसरा आपका जो सवाल था कि क्या ये टेम्पररी है या ये परसिस्ट करेगा, तो हमारे मुताबिक क्योंकि जुलाई में काफी ज्यादा बारिश हुई है, वेजिटेबल क्रॉप्स में ये जो बढ़त है ये परसिस्ट करेगा, ये रहेगा यहाँ इसी स्तर पे। अनियन जो प्याज है, इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि शायद उसकी कीमत में काफी वृद्धि आ सकती है। अभी 26 रुपए 50 पैसे के लेवल पे चल रहा है, ये 60 से 70 की तरफ भी बढ़ सकता है करीब सितंबर में। और इसका भी कारण क्लाइमेट के कारण है, क्योंकि जो रबी क्रॉप है जिससे 70% अनियन भारत में आता है, वो क्रॉप काफी डैमेज हुआ है और उसकी शेल्फ लाइफ घट गई है। तो इसलिए सितंबर के पीरियड में हम देख सकते हैं बढ़त होगी, बट अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस थोड़े नीचे की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, मैं बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं सीधा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये खाने पीने की चीज़ों का इन्फ्लेशन कब तक कम होगा। लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने जिक्र किया जो क्लाइमेट है और जो हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, आपकी रिपोर्ट में थोड़ा इसका ऑब्जर्वेशन भी है
कि रेन्स ठीक ठाक रही, एक वीक स्टार्ट ज़रूर था लेकिन उसके बावजूद ठीक ठाक रही है रेन। और दूसरा, अल नीनो का जो इम्पैक्ट एसेस किया जा रहा था, प्रेडिक्ट किया जा रहा था, वो अभी तक दिखा नहीं है। तो आप आगे की राह अब क्या देख रहे हैं? अल नीनो कब आएगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, और जो रेन जो ठीक ठाक जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है एक वीक स्टार्ट के बावजूद, क्या वो कुछ पुश करेगी, कुछ ऐड ऑन करेगी एक बेहतर सिनारियो बनाने में? जी, तो अगर हम रेनफॉल को देखें, जून में कम हुआ, जुलाई में बढ़ा, और अगर हम आईएमडी का फोरकास्ट देखें अभी जो रिसेंटली उन्होंने निकाला है अगस्त और सितंबर के महीने के लिए, अगस्त में अनुमान है उनका कि बारिश नॉर्मल स्तर से कम होगी, सितंबर में नॉर्मल होगी, और अगस्त में नॉर्थ में, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, साउथ में बारिश कम होने की संभावना है। ईस्ट में जहां बारिश काफी कम हुई है जून और जुलाई में, वहां नॉर्मल से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। सितंबर के महीने में नॉर्मल रेनफॉल की संभावना है। तो हमारा ये आकलन है अभी कि क्योंकि जुलाई में बहुत अच्छी बारिश हुई है, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट काफी अच्छा है, तो थोड़ी अगर कम बारिश होती है अगस्त के महीने में, तो क्रॉप्स के लिए बुरा इंडिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक। और एल नीनो का इंपैक्ट कब प्रोनाउंस होगा, तो हम देख रहे हैं अगस्त में थोड़ा उसका इंपैक्ट हमें दिख रहा है, बट आईएमडी के मुताबिक इसका इंपैक्ट ज्यादा सितंबर ऑनवर्ड्स आएगा, विंटर सीजन में भी रहेगा, इसलिए बारिश के लिए इतना बुरा न्यूज नहीं है ये। और जब अच्छी बारिश होती है खरीफ सीजन में, तो उसका इंपैक्ट हमें रबी सीजन में भी दिखता है, क्योंकि रबी सीजन में हम पूरी तरह रिजर्वोयर लेवल पे डिपेंड करते हैं, तो वो अच्छा होना चाहिए अगर बारिश अच्छी होती है हमारे विंटर सीजन के लिए भी, क्रॉप्स के लिए। ऑलराइट, अब ज़रा मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ लूँ। प्याज का तो आपने बताया कि इसमें आगे दाम बढ़ सकते हैं सितंबर तक। टमाटर के दाम कब तक कूल ऑफ होंगे, इसका कोई प्रेडिक्शन? टमाटर का करंटली अगर हम देखें, प्राइसेस जुलाई से भी अगस्त में बढ़े हैं। अगस्त में हमारा अनुमान है कि ये बढ़े ही रहेंगे, क्योंकि नए सप्लाईज नहीं आ रहे हैं मार्केट में। हमारा अनुमान है कि करीब मिडिल ऑफ सितंबर में कर्नाटका और महाराष्ट्र से जब सप्लाई आएगा मार्केट में, तब जाके थोड़ी प्राइसेस में कम हो सकता है प्राइस। ओके, एक फाइनल आंसर। 34% वेजिटेरियन और उससे कम नॉन वेजिटेरियन का भी संभवतः कारण ये हो सकता है कि सावन वगैरह का सीजन रहा, तो शायद उस तरह से डिमांड नहीं रही। लेकिन ओवरऑल एक आम आदमी की थाली जो कि परेशान है, उसकी थाली में कब उसके जेब के बराबर, उसके अफोर्डेबिलिटी के बराबर उसकी थाली में खाना आ पाएगा? जी, तो ये 34% और 11% जो राइज हम देख रहे हैं, ये फ्यूल को बिना कंसिडर किए हुए है। अगर फ्यूल में इसमें मिला लें हम, तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है, 28% और 11% हो जाता है, 34 और 13 की जगह। हैविंग सेड दैट, अगर कब ये प्राइसेस कम होंगे, हम नहीं देख रहे कि अगस्त के महीने में कम होंगे, सितंबर में भी थोड़े एलिवेटेड रह सकते हैं, क्योंकि प्याज की दाम में वृद्धि की का अनुमान है। अक्टूबर से जब खरीफ का सप्लाई मार्केट में आना शुरू हो जाएगा अच्छी तरह से, और प्रोवाइडेड कि सितंबर में, लेट सितंबर में ज्यादा बारिश ना हो जो पिछले साल हुआ था, अगर वैसा होता है तो प्राइसेस फिर भी ऊपर रहेंगे। बट अगर बारिश ठीक रहती है सितंबर में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड अक्टूबर से थाली के प्राइसेस नीचे जाएं। पर क्योंकि ये इतने स्तर तक ऊपर आ गए हैं, नीचे आने में थोड़ा समय लग सकता है। माफ कीजिएगा, मुझे एक और आखिरी सवाल पूछना है, क्योंकि आप बहुत सही दिशा में उत्तरों को ले जा रहे हैं, बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट भी कर रहे हैं। क्या जो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस रहे हैं वो आप पर्याप्त देख रहे हैं? जो सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो पर्याप्त हैं, या कुछ और किए जाने की आवश्यकता है कि सितंबर अक्टूबर में जो प्रेशर आएगा वो हम थोड़ा सा गवर्नमेंट पॉलिसी से थोड़ा कम कर पाएं? तो गवर्नमेंट डेफिनेटली जिन कमोडिटीज को, जिन क्रॉप्स को प्रोक्योर करती है, जैसे कि चावल है, गेहूं है, उसमें वो इंटरवीन कर सकती है और कर रही है, और उसमें हम देख रहे हैं कि अब ज्यादा इजाफा नहीं हो रहा है। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्योंकि वेजिटेबल में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ही नहीं ज्यादा करती है, तो जितना वो इंटरवीन कर पा रहे हैं, वो शायद प्राइसेस को उतना नीचे ना ले पाए। नाफेड जरूर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगस्त के महीने में लाएगा मार्केट में, पल्सेस भी लाएगा, और हो सकता है थोड़ी उससे उपभोक्ताओं को रहमत मिले। पर हम देख रहे हैं कि शायद ये प्राइसेस अभी एलिवेटेड ही रहने की संभावना है।
बहुत बहुत शुक्रिया पूषण, और मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा आपको। बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को विस्तार से समझाया, आसान भाषा में समझाया। हम उम्मीद करते हैं कि महंगाई का ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो आपके बताए गए विश्लेषण से लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए पूषण शर्मा जी। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी जुड़ी है स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स को सावधान रहने की आवश्यकता है, खास तौर से अगर आप नए कॉलेज में, नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं या चाहत रखते हैं। हाल ही में यूजीसी ने ऐसी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है जो फेक हैं, फर्जी हैं। यूजीसी ने देश में संचालित 20 ऐसी यूनिवर्सिटीज के नाम बताए हैं जिनकी मान्यता नहीं है। इसके बावजूद कई विश्वविद्यालय छात्रों को डिग्रियां दे रहे हैं, एडमिशन्स ले रहे हैं और कागजों पे वो बाकायदा मौजूद हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब सरकार को ये मालूम है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज फर्जी हैं, उनके नाम भी मालूम है, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ऐसी फेक यूनिवर्सिटीज पर ताला क्यों नहीं लगाया जाता? कब तक ऐसी यूनिवर्सिटीज छात्रों को भविष्य के साथ खेलती रहेंगी? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमान के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, जानिए यूजीसी ने किन विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश के फर्जी विश्वविद्यालयों से छात्रों को सावधान किया है। यूजीसी के मुताबिक 20 विश्वविद्यालयों को डिग्री देने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री दे रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों की तरफ से दी गई डिग्रियां न तो मान्यता प्राप्त होंगी और न ही उच्च शिक्षा या रोजगार प्रयोजन के लिए मान्य होंगी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में सबसे ज्यादा फर्जी विश्वविद्यालय राजधानी दिल्ली में है। यहाँ के 20 विश्वविद्यालय फर्जी घोषित किए जा चुके हैं, या यूं कहें कि डिग्री देने का अधिकार नहीं है। यूजीसी की ओर से जारी इस लिस्ट में अखिल भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विश्वविद्यालय, एडीआर सेंट्रिक यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, भारतीय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग संस्थान, स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 4 यूनिवर्सिटी को भी यूजीसी ने फर्जी बताया है। इनमें गांधी हिंदी विद्यापीठ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा परिषद शामिल हैं। यूजीसी के मुताबिक कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल में भी ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय हैं, जिसे लेकर यूजीसी ने छात्रों को आगाह किया है। लेकिन सवाल उठता है कि जब सरकार को ये मालूम है कि देश में फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं और इसकी लिस्ट बाकायदा यूजीसी हर साल जारी करती है, इसके बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? सरकार ऐसी यूनिवर्सिटीज पर ताला क्यों नहीं जड़ती है? आखिर कब तक ऐसी यूनिवर्सिटियां छात्रों के भविष्य के साथ खेलती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर एम अंसारी साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व मेंबर हैं यूजीसी के। अंसारी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहला सवाल बच्चे यही पूछते हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट जारी कर देते हैं बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद ये यूनिवर्सिटीज़ रन क्यों कर रही हैं या एग्जिस्टेंस में क्यों हैं? क्या यूजीसी के पास पावर नहीं है इन यूनिवर्सिटीज़ में ताला लगाने का? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल हमेशा से ही उठता आ रहा है। और यूजीसी की कोशिश ये होती है कि एक पब्लिक अवेयरनेस के तहत ये हर साल ये स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को और पूरे समाज को ये बताएं कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने आप को यूनिवर्सिटी कहती हैं। हालांकि वो यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि वो विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का वो नाम यूज़ करती हैं, तो ऐसे लगता है कि उनके पास कोई कैंपस है और वो डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए वो एडमिशन्स लेती हैं। मेरी नज़र में अब तक कोई ऐसी डिग्री इनके किसी भी स्टूडेंट की नज़र नहीं आई जो ये कहें कि वो इन फेक यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल की है और वो कहीं भी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हों या कहीं जॉब्स के लिए कर रहे हों। दरअसल ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों को कोचिंग के लिए तैयार करती हैं, अलग अलग टेस्ट के लिए तैयार करती हैं। आप जानते हैं कि जितने भी दाखिले आजकल हो रहे हैं किसी भी लेवल पे,
वो जाहिर है कि वो टेस्ट के थ्रू होते हैं और ये टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, कराते हैं और वो जॉब्स के लिए भी कराते हैं, चाहे वो रेलवेज की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की हो। तो हर ये कि ये बच्चों को प्रिपरेशन में ये बहुत मदद कर रहे हैं और फिलहाल ये देखा ये गया है कि चूंकि पूरे देश में 350 से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं और ये यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पीएचडी स्टूडेंट्स वगैरह भी इनरोल करती हैं। तो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो पीएचडी का बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी करें और उसके लिए तैयारी करें। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन जो है इनकी मदद करती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से उनका दाखिला और एडमिशन करा देती हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए पेपर भी लिखते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं और दे हैव ए कट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स की तरह। तो इस तरह का जो पूरा करप्शन है हमारे देश में पूरा फैला हुआ है और ये सबको मालूम है, यूजीसी को भी मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है, पेरेंट्स को भी मालूम है और ये सब तमाम इस तरह की हेल्प ले रहे हैं। दिक्कत ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को विश्वविद्यालय कहती हैं और यूनिवर्सिटी कहती हैं, लोगों के आंख पे धूल झोंकती हैं और वो लोग बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। एज सच मैं नहीं समझता, मेरी नॉलेज में नहीं है, होगा ऐसा, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं आया कि कोई मेरे सामने आए और कहे कि देखिए साहब हमने पीएचडी की डिग्री इन फेक यूनिवर्सिटीज में से किसी की ली हो या बीए या एमए की डिग्री ली हो, ऐसा कहीं नजर नहीं अंसारी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, करते हैं और एडमिशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं और एक बहुत बड़ा जो मैंने आपको बताया वो रिपीट करूंगा कि ये पीएचडी की प्रिपरेशन के लिए बहुत लोगों को ये इनकरेज करते हैं और जाहिर है कि ये यूनिवर्सिटीज आपने अब इसमें दो बातें हैं सर। आपने कहा कि ऐसा कोई वाकया नहीं आया है सामने जिसमें ऐसी शिकायत मिली हो कि यहां से इन्होंने डिग्री ली और वो बाद में फेक साबित हुई, लेकिन जैसा आपने बोला अब ये सिचुएशन तो बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ ये जितने भी 20-21 इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने आप को यूनिवर्सिटीज कह रहे हैं, एक तरफ ये छोटे मोटे कोर्स करा के कुछ छोटी बहुत स्किल्स वगैरह को डिप्लोमा दे के सर्टिफिकेशन दे के हायर एजुकेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये दावा भी कर रहे हैं कि साहब आप हमारे यहाँ एनरोल हो जाएं तो डिग्री भी मिल जाएगी, पीएचडी भी हो जाएगा। तो यानी कि एक तरफ तो ये हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, दूसरी तरफ गलत दावे भी कर रहे हैं। तो हम कौन सी साइड देख रहे हैं? हम ये वाली साइड क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये एक पोटेंशियल फ्रॉड यूनिवर्सिटी है? पोटेंशियल तो नहीं, फेक तो यूनिवर्सिटी साफ साफ कह दिया यूजीसी ने। तो क्या ये ग्राउंड नहीं बनता है कि इन पर कार्रवाई की जाए? पहली बात तो नहीं, आपने सही कहा और इसके लिए ये हुआ कि कई दफ़ा बात भी हुई है और यूजीसी फोरम पे भी बात होती है कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए और इनको किया जाए, लेकिन आपके पास कोई सॉलिड सबूत तो होना चाहिए। अब जो इसके बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स हैं न तो वो सामने आते हैं और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एज सच ये कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है, बल्कि ये नॉन प्रॉफिट जो एंटिटीज हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह से आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसी तरह से ये चल रही हैं और उनको ये पकड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरी ये कि अगर स्टूडेंट्स इससे अफेक्ट होते या पेरेंट्स होते तो वो जाहिर है कंज्यूमर लॉज वगैरह का इस्तेमाल करते जो इनके लिए अप्लीकेबल है, लेकिन अब तक भी वो भी नहीं हुआ कि कंज्यूमर फोरम पे जाए और अपनी आप को कंप्लेंट को दाखिल कराए। तो अब ये देखा ये अच्छा, मेरा कभी कुछ ऐसे बच्चों से इंटरेक्शन हुआ कि आखिर जानते हुए कि ये इनकी यहाँ की जो सर्टिफिकेट जो भी देते हैं और जिस भी तरह की शक्ल में देते हैं वो उसकी मान्यता नहीं है, तो ये कहते हैं नहीं साहब हमें तो जॉब से मतलब है और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बच्चों की स्किल्स देखती हैं और वो ये देखती हैं कि इस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो हर फील्ड में है, वो आपके हेल्थ में है और आपके जर्नलिज्म में भी हैं और टेक्निकल और प्रोफेशनल एरियाज में भी हैं। तो वो एक तरह से एम्पावर करती हैं उनको ताकि वो उनकी जॉब की एम्प्लॉयबिलिटी के जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो बेहतर हो जाए। तो ये देखिए जब तक जो अफेक्टेड लोग हैं अगर इनको किसी ने चीट किया है या तो जब तक ये पुलिस को ना बताएं या किसी ऑर्गेनाइजेशंस को ना बताएं तब तक ये कुछ नहीं होता है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने ये भी कहा कि यूजीसी क्या कर सकती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूजीसी के पावर सच कोई ऐसे पावर्स ही नहीं है कि वो इनके ऊपर पेनलाइज कर दे या इनको जेल में डाल दे। उसके लिए जाहिर है कि सॉलिड एविडेंस भी होनी चाहिए, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। एडवर्टीजमेंट वगैरह की बेसिस पे और खास करके ये जो मैंने आपको बताया कि विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी का जो नाम दे देते हैं उसकी बेसिस पे यूनिवर्सिटी जो है वो फिल्टर कर लेती है और ये हर साल जो है एक रूटीन हो गया है, वो अपने आप को
अपने वेबसाइट पे या और यूनिवर्सिटीज को या और स्टूडेंट्स को ये बता देते हैं कि ये सब देखिए फेक यूनिवर्सिटीज हैं। जिसका मतलब ये कि ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज किया नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस एंटिटीज हैं और उसी तरह से वो काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र सिचुएशन है अंसारी सर, ये बड़ी विचित्र सिचुएशन है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हैं जो कि पिछले साल 21 यूनिवर्सिटीज की फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकली थी, उसमें भी कुछ नाम इस बार वाली जो लिस्ट में उनके भी हैं। यानी कि यूजीसी अपनी आंखों से देख रहा है कि ये यूनिवर्सिटीज फेक हैं। इस बार भी उनका नाम दोबारा आया है, लेकिन यूजीसी कुछ कर नहीं सकती। उनको फेक घोषित कर सकती है, लेकिन बच्चों को उसमें एडमिशन लेने से नहीं रोक सकती। वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो ये सालों साल से ये लिस्टें आती आ रही है, कोई आज नई नहीं है, बल्कि ये मैं कहूंगा कि ये दसियों साल से इसी तरह की आती चली जा रही हैं। लेकिन कंप्लेंट्स भी तो नहीं आ रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यूजीसी के पास अगर इस तरह के कंप्लेंट्स आए कि देखिए सच एंड सच इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को यूनिवर्सिटी कहा और हमें डिग्री के लिए इतना पैसा लिया, तो सर बिना कंप्लेंट के उनको फेक यूनिवर्सिटी का टैग दे दिया जाता है क्या? तो बिल्कुल फेक यूनिवर्सिटी का टैग दे दिया। और वो जहां कहीं भी किसी ने भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एकेडमी को जहां कहीं विश्वविद्यालय दे दिया या उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया, उसकी बेसिस पे हम उनको फेक कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए एजुकेशन में जितना करप्शन है उतना किसी और सेक्टर में मेरी अपनी नॉलेज में नहीं है। और जाहिर है कि जो एजुकेशनल ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, इसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसकी वजह से सभी लोग अच्छी से अच्छी एम्पावरमेंट के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अच्छा, ये इंस्टीट्यूशंस जो है किसी न किसी तरह से फैसिलिटेट करती हैं और ये बड़े कैची वर्ड्स यूज करती हैं ताकि पेरेंट्स को उनको वो बुलाएं और उनको यूज करें, और वो एम्पावर करती हैं। एग्जाम्पल लोग उसका फायदा देखते हैं। अंसारी सर, आपने इंपॉर्टेंट बात बोली, मैं अपने दर्शकों को कुछ एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, ये एक ऐसा कैची नाम रख दिया है कि अगर आपने यहां से कोई कोर्स कर लिया तो आप यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी से पास आउट निकलेंगे। इसी तरह से आप देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैं एक दो यूनिवर्सिटीज का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भारी भरकम नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इस तरह के नाम रख के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके नाम में ही एक वजन आ जाएगा, है ना। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, गांधी हिंदी विद्यापीठ, अब गांधी का नाम हिंदी विद्यापीठ, ऐसा लगता है कि बड़ी परंपरागत सी कोई अंग्रेजों के जमाने की कोई बड़ी ही मूर्धन्य विद्वानों द्वारा स्थापित की गई कोई यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी नाम लिखा हुआ है। बड़े बड़े महानुभावों के नाम पर, हमारे देश के अग्रणी नेताओं के नाम पर नाम रख दिया तो लोग समझते हैं कि बड़ी शानदार यूनिवर्सिटी होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, ये इस तरह के नाम रख दिए जाते हैं। ये जब नाम के लिए अप्लाई करते हैं सर, तो क्या नाम के लिए अप्लाई करते वक्त भी कोई स्क्रूटनी नहीं होती? नहीं, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये नाम जो है बहुत अट्रैक्टिव नेम्स हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं और ये आपको टेलीफोनिकली चाहे वो वेबसाइट पे आपको कांटेक्ट करते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि मैंने ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी हमने कोशिश की। तो ये पता चला कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएं कि आपको किस तरह की स्किल्स चाहिए, किस तरह को आपको पेपर राइटिंग चाहिए। आपके पेपर पब्लिकेशन में ये पेपर भी आपका बनवा देते हैं, आपकी पीएचडी के लिए तमाम फॉर्मेलिटीज भी पूरी करा, आपको सब घर रहना है और बस इनके जो फीस है वो आपको देने हैं। तो मैंने ये देखा कि जिसको फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए फैसिलिटेट करते हैं, जिनको एकेडमिक परसूट के लिए कुछ चाहिए, और इस तरह के बहुत से लोग हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां कहीं भी देखा कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है लेकिन इसकी सोशल वैल्यू तो है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो अपने आप को डॉक्टर लिखते हैं, बहुत से ऐसे लोग देखते हैं कि वो अपने आप को ग्रेजुएट लिखते हैं। तो ये इस तरह का एक सर्टिफिकेशन या आपको डिप्लोमा वगैरह देते हैं जिससे कि बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये बड़ा ग्रे एरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, यहाँ पर बड़ा ग्रे एरिया है कि ये छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स के लिए जो है एनरोल हो जाते हैं इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, और नाम इतना भारी भरकम रख देते हैं कि ये आपको अगर कोई ऑफर डिग्री करें आगे चलकर या पीएचडी वगैरह तो उनके झांसे में आप आ जाएं। लेकिन कमाल की बात यह है कि यूजीसी इन यूनिवर्सिटीज को चॉकआउट भी कर रहा है, उनको नेम भी कर रहा है, फेक यूनिवर्सिटीज का टैग लगा के अपनी बाकायदा वेबसाइट पर इनके नाम भी टांग रहा है। इसमें से सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन सॉरी
की स्टेट ये है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारी ये मैं मांग आपसे दीपक एक बात अर्ज करूं मैं आपको। हाँ सर। आज हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे एडमिटेड हैं। आप ये बताएं, अगर उसमें से कम 100 या 150 भी बच्चे ऐसे निकल जाएं जो ये कहें कि इन इंस्टीट्यूशन ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया है, तो एक केस बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा। ये पूरे ऐसा नहीं, इसमें अंसारी सर मेरा ज्ञानवर्धन करें आप। कई बार हमने ये देखा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं साहब अब हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाइए, हमारे यहाँ बैचलर कोर्स भी शुरू हो गया, MBA भी शुरू हो गया, BTech भी शुरू हो गया, PhD भी शुरू हो गया, और जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, हमारी फाइल अटकी हुई है साहब MHRD में या UGC में या जहां भी एफिलिएशन के लिए, तब तक हमको एफिलिएशन नहीं है, लेकिन आपका कोर्स पूरा होते होते हमारे पास एफिलिएशन आ जाएगा। ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ये भी बोलते हैं। ये सब चीजें तो हमें नजर नहीं आई, लेकिन हाँ ये जरूर हुआ है कि ये लोग अपने यहाँ सेपरेटली प्राइवेट ट्यूटरिंग बेसिस पे बहुत अच्छी ट्यूटोरियल अरेंजमेंट करते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो कहीं एडमिशन्स ले चुके हैं, लेकिन वहाँ पे टीचिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। इसलिए कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, लेकिन उनके पास चूंकि वो डिग्री दे सकते हैं, डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है, तो पढ़ते कहीं और है, और इंस्टीट्यूशंस का नाम लेकर के वहां से एग्जाम देकर के वो अपनी डिग्री को ले बिल्कुल लेते सर, हैं। तो ये इस तरह की चीजें ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ये कि इसका एग्जैक्टली कहां प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि UGC जैसी बड़ी जिम्मेदार, बड़ी पुरानी संस्था पर हमें पूर्णतः विश्वास है कि वो इस दिशा में जरूर काम करे कि नाम ही ना रखे सामने। हर साल फेक यूनिवर्सिटीज के नाम आप दे देते हैं, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी बंद नहीं किया आपने। तो ये तो आप एक तरह से और ज्यादा प्रश्रय दे रहे हैं इस तरह की यूनिवर्सिटीज को कि आप हमारा नाम अगर सार्वजनिक कर भी देंगे तो भी आप हमारा क्या कर लेंगे, हमको बंद तो नहीं कर पाए ना। अगर बंद कर सकते हैं तो दिखाइए। और इसीलिए इन यूनिवर्सिटीज के मंसूबे आसमान पर हैं। वक्त है लीगल एक्शन का, बंद कर देने का इस तरह के यूनिवर्सिटीज को, क्योंकि एक भी बच्चे के साथ अगर खिलवाड़ होता है उसके भविष्य के, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये सवाल तो पूछा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। अब तक माना यह जाता है कि हार्ट के मरीजों को नियमित तौर पर अपनी जांच कराते रहना चाहिए, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यानी कि AHA की मानी तो हार्ट के कुछ मरीजों को खासकर CT स्कैन और एक्सरसाइज स्ट्रेस के रेगुलर टेस्ट से बचना चाहिए। इसके साथ ही AHA ने हार्ट के मरीजों को अनावश्यक रूप से विटामिन सप्लीमेंट्स खाने से भी बचने को कहा है। अब तक तो यही धारणा रही है कि हार्ट के मरीजों को अपनी नियमित जांच कराते रहना चाहिए ताकि हार्ट अटैक या स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सके। खासकर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ECG टेस्ट, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कार्डियक स्क्रीन टेस्ट से कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आमतौर पर डॉक्टर की सलाह पर हार्ट से जुड़े मरीज नियमित अंतराल पर कराते रहते हैं। इससे हार्ट डिजीज के ताजा हालातों की जानकारी मिल जाती है। जांच के आधार पर डॉक्टर कई बार मरीज की दवाएं बदल देते हैं या कोई दवा जोड़ते या घटाते हैं, लेकिन इन जांचों में खासकर CT स्कैन और एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट की नियमित जांच को लेकर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन यानी AHA ने अपनी नई गाइडलाइन में बचने की सलाह दी है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने TMT यानी एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, CT स्कैन को लेकर साफ किया है कि इसकी नियमित अंतराल पर जांच की कोई जरूरत नहीं होती है जब तक हार्ट के मरीज के सिम्टम में कोई बदलाव नहीं आया हो या फिर मरीज को कोई विशेष दिक्कत ना हो रही हो। सामान्य स्थिति में मरीज को इन जांचों को कराने से बचना चाहिए। दरअसल CT स्कैन से निकलने वाली रेडिएशन से बॉडी में नकारात्मक असर पड़ सकता है। इससे कैंसर के होने की भी आशंका रहती है। एक CT स्कैन 400 एक्सरे के बराबर असर करता है। वहीं ECG टेस्ट के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके बहुत खतरे नहीं है, लेकिन कई बार इससे स्किन पर दाने निकल जाते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में इस्तेमाल होने वाली बीटा ब्लॉकर्स दवा के इस्तेमाल से भी परहेज करने को कहा है। एसोसिएशन ने साफ किया है कि हार्ट के उन मरीजों को बीटा ग्रुप के कंपोजिशन की दवा को लगातार 1 साल से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए
अगर उन्हें 1 साल के अंदर हार्ट अटैक नहीं आया हो। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने सामान्य स्थितियों में हार्ट के मरीजों को सलाह दी है कि उनके खाने में विटामिन की गोली के बजाय हेल्दी सप्लीमेंट्स होने चाहिए, यानी अनावश्यक रूप में ओमेगा कैप्सूल्स, विटामिन सी, डी या ई की गोलियां नहीं खानी चाहिए। दिल को दुरुस्त रखने के लिए सिटिंग हैबिट के बजाय फिजिकल एक्टिविटी पर जोर होना चाहिए। नियमित एक्सरसाइज से हार्ट के साथ बॉडी भी फिट रहती है, चाहे हार्ट की बीमारी ही क्यों ना हो। खुद को दुरुस्त रखना है तो दवा और जांचों पर नहीं, बल्कि अच्छी डाइट और नियमित एक्सरसाइज को अच्छी सेहत का मूल मंत्र बनाएं। दिल भी चंगा रहेगा और बीमारी भी काबू में रहेगी, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में तेजी वाला मूड देखने को मिला। सेंसेक्स 232 अंक चढ़कर 65,950 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 80 अंक चढ़कर 19,600 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 42 अंक गिरकर 44,840 के लेवल पर बंद हुआ। यथार्थ हॉस्पिटल के शेयरों की बाजार में फीकी एंट्री हुई है। आईपीओ निवेशकों को इसके शेयर 300 रुपए के भाव पर जारी हुए थे। आज बाजार में इसकी एंट्री 306 रुपए के भाव पर हुई, यानी कि आईपीओ में निवेश करने वालों को कुछ खास लिस्टिंग गेन नहीं मिला। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर तेजी से ऊपर चढ़े हैं और कारोबार के अंत में 11% से ज्यादा चढ़कर 333 के भाव पर बंद हुआ। यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ 26 जुलाई से 28 जुलाई के बीच खुला था और इसे निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिला था। ये ओवरऑल 37 गुना से ज्यादा भरा था। और पेटीएम में आज क्यों दिखा जोरदार एक्शन, बताने के लिए हमारे साथ हैं अरमान नाहर। देखिए, पेटीएम में आज बढ़िया मूव, आपको अच्छा खासा मूव जो है यहाँ पर आता हुआ दिखा। अब उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले अगर आप बात करें तो जो कंपनी के फाउंडर हैं विजय शेखर साहब जो है वो एंडफिन से लगभग 10.3% हिस्सेदारी जो है वो खरीदेंगे। ये जैसे ही खबर आती हुई दिखी, यह तो आपने स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो आता हुआ दिखा, क्योंकि कंपनी के जो फाउंडर है वो हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। उनकी जो हिस्सेदारी है वो 9.1% से बढ़कर 19.4% हो जाएगी। और क्योंकि ये 19.4% हो जाएगी तो उसके बाद जो है अब एंडफिन वो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो नहीं रहेगा। और ये विजय शेखर साहब जो इसका अधिग्रहण करेंगे वो उनकी जो 100% ओवरसीज एंटिटी है रिसाइलेंट असेट मैनेजमेंट, उसके जरिए जो ये अधिग्रहण करते हुए दिखेंगे। अगर आप देखें अधिग्रहण का कुल वैल्यू अगर आप देखें $62.8 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखेगा, जो अगर आप देखें 4 अगस्त को जो क्लोजिंग प्राइस थी उसके हिसाब से जो शेयर होल्डिंग है उस पर कैलकुलेट होता हुआ दिखेगा। पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जो रिसाइलेंट असेट मैनेजमेंट है वो एंडफिन को ओसीडीज जो है इस 10.3% हिस्सेदारी के लिए ओसीडीज जो है वो इशू करती हुई दिखेगी। ओसीडीज क्या, यहाँ पर ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है वो इनको इशू करते हुए दिखेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो विजय शेखर साहब है वो कोई भी प्लेज या गारंटी या कैश पेमेंट जो है इस डील में नहीं होने वाला है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो कंपनी का जब आईपीओ आया था तब कंपनी का भाव जो इश्यू प्राइस था 2150 का जो इश्यू प्राइस था, वहां से स्टॉक जो है गिर कर लगभग आप 430-438 के आसपास आता हुआ दिखा। फिर उसके बाद से अगर आप देखें हाल ही का जो प्राइस देखेंगे अभी तो लगभग 94% वहां से 438 के आसपास से ऊपर हो चुका है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालें तो कंपनी की FY21 में आय थी 2800 करोड़ और अगर आप Q1 FY24 का अगर डेटा देखें तो सिर्फ इस क्वार्टर में ही कंपनी की आय लगभग 2340 करोड़ होती हुई दिखी है। और अगर आप Q1 FY24 YOY अगर कंपेयर करें तो जो इस बार कंपनी को घाटा हुआ है 350 करोड़ 355 करोड़ के आसपास का जो घाटा होता हुआ दिखा है वो पिछली बार अगर Q1 FY23 की बात करें तो लगभग 650 करोड़ के आसपास का तो जो घाटा होता हुआ दिखा था। ब्रोकरेजेस की अगर आप राय देखें तो ब्रोकरेज सिटी और गोल्डमैन दोनों 1200 के टारगेट दे रहे हैं और CLSA भी अगर आप देखें तो 1050 का टारगेट दे रहा है। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से आज आपको जो है पेटीएम पर अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया, जिस पर चर्चा जारी है। लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। दिल्ली के अधिकारों की जंग वाले इस बिल पर आम आदमी पार्टी को 26 विपक्षी पार्टियों का समर्थन है। इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी BRS ने भी अपने सांसदों को बिल का विरोध करने के लिए कहा है, जबकि BJD और TDP जैसी गैर NDA ने भी मोदी सरकार को बिल पर समर्थन देने का ऐलान किया है। हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं
अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। सर, मैं अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटता हूं। पहला कि ये बिल कैसे एक राजनीतिक धोखा है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। दूसरा, ये कैसे एक संवैधानिक पाप है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। और तीसरा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकजैम यानी कि प्रशासनिक गतिरोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है। संसद सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांधी आज संसद पहुंचे। 136 दिन बाद संसद पहुंचे राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन के सांसदों ने स्वागत किया। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने ट्विटर बायो को भी बदल लिया। इसमें उन्होंने संसद का सदस्य लिखा है। एक बार फिर राहुल गांधी पूर्व सांसद से सांसद हो गए। कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई। किसी ने कहा शेर आया तो किसी ने जमकर जश्न मनाया। इस बीच राहुल गांधी संसद पहुंचे। चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी और नया अंदाज भी। आप लोग भी खुश लग रहे हो। कांग्रेस के सांसदों में नया जोश साफ दिखा। लड्डू बटे, खाए भी गए, खिलाए भी गए। विपक्षी दलों ने भी बधाई देने में देर नहीं लगाई। इंडिया गठबंधन की ओर से अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत भी राहुल गांधी ही करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। कि आप राहुल गांधी को सदन में नहीं रखना चाहते, आप डरते हो उनसे। आपके मन में डर है कि ये व्यक्ति अगर सदन में रहेगा तो सवाल पूछता रहेगा और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब राहुल गांधी जी आए हैं, अब लड़ाई में जोर आ जाएगा। हमें उम्मीद है औरों की भी सदस्यता वापस होगी। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेटे या बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सदस्यता छीनी गई है। जश्न मनाने और संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बीच राहुल गांधी को नए सिरे से सत्ता पक्ष के आरोपों का सामना भी करना है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। श्रीमान राहुल गांधी जी, देश को जवाब दें। देश पूछना चाहता है आखिर आपके हाथ इन सब के साथ कैसे जुड़े हैं और कांग्रेस के हाथ और कहां-कहां इन एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पर विदेशी ताकतों के साथ होने का भी बड़ा आरोप लगा है, जिसका जवाब राहुल गांधी को तैयार करना है। वैसे 136 दिन के बाद लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी अपने ऊपर नए आरोपों का जवाब देने की भी तैयारी में जुटे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #Zindia360 पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।